जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हो लेज़र और मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी में लेज़र एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिवाइस है। इट इज़ जस्ट अ डिवाइस। अगर हम लेज़र जो है ये एक तरह का शॉर्ट फॉर्म है और एक्चुअल जो इसके लिए हम यूज करते हैं टर्म पूरे, दैट इज़ द लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये इसका पूरा एक फुल फॉर्म है जिसको हम शॉर्ट में लेज़र कहते हैं। यहाँ पर देखो आपके पास एक वर्ड आ रहा है एम्प्लीफिकेशन और फिर एक वर्ड है स्टिमुलेटेड एमिशन भी जोड़ सकते हैं ऑफ द रेडिएशन। लाइट के बारे में बात हो रही। अच्छा, यहाँ लाइट का मतलब क्या है? एक्चुअली में हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जानते हैं उसका एक पूरा स्पेक्ट्रम है। जो आप कह सकते हो एक्सरे से हम मान सकते हैं शुरू हो रहा है, फिर वो अल्ट्रा वायलेट होता है, फिर उसके बाद यहाँ पर वायलेट शुरू होता है, इंडिगो ग्रीन येलो ऑरेंज रेड शुरू होता है, फिर इंफ्रारेड होता है, फिर माइक्रोवेव, फिर शॉर्ट वेव, रेडियो वेव, इस तरह से फैलता है। तो जो वायलेट से लेकर रेड तक का रीजन है इसी को हम लाइट कहते हैं या एक तरह से कह दो विजिबल लाइट कहते हैं। तो हमारे लिए विजिबल लाइट का मतलब है कि ये करीब करीब 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के ये जो 7000 एंगस्ट्रॉम तक का पूरा रेंज है, इस वेवलेंथ की बात हम कर रहे हैं लेज़र लाइट के फॉर्म में। तो यहाँ पर एक तो लाइट का मतलब हो गया, इस स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं 4000 to 7000। दूसरा एम्प्लीफिकेशन, हम आप लोगों ने ज़रूर ये पढ़ा होगा कि जैसे ट्रांजिस्टर्स होते हैं। आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा कि ट्रांजिस्टर्स होते हैं या फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होते हैं या मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होते हैं। ये जो डिवाइसेस हैं दे मे बिहेव लाइक एन एम्पलीफायर। एम्पलीफायर में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है एम्पलीफायर, उसमें अगर हम कहें एक एम्पलीफायर है, इसका वोल्टेज गेन ए है, वोल्टेज एम्पलीफायर है, तो इसके अंदर हम इनपुट में एक सिग्नल भेजते हैं और आउटपुट में हमें एक एम्पलीफाइड सिग्नल मिलता है। तो ये जो एम्पलीफायर होता है ये एक तरह से क्या करता है, ये जिस डीसी पावर से चल रहा है वो डीसी पावर को ये कन्वर्ट कर देता है और जो इधर से एसी पावर वीक आ रही है उसमें मिक्स करके ये एक एम्पलीफाइड वर्जन तैयार करता है। तो यहाँ पर ये डिवाइस जो होता है वो इनपुट जो आ रहा है उसको एम्पलीफाई कर दे रहा है। तो वैसा ही कुछ यहाँ हम लाइट के साथ देखेंगे। लाइट का मतलब मैं बता चुका हूँ आपको, 4000 to 7000 का इशू है। तो एम्पलीफिकेशन में हम यही देखेंगे कि हम लाइट को एम्पलीफाई करा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम एक ट्रिगर लाइट पल्स भेजेंगे, एक ट्रिगर लाइट पल्स से एक प्रोसेस को एक्टिवेट करेंगे और फिर देखेंगे समय के साथ साथ वो तेज़ी से बढ़ता बढ़ता एक बहुत ही ज़्यादा इंटेंस एक पूरी बीम के फॉर्म में बाहर निकलता है और वो हमारा एम्पलीफाइड आउटपुट होता है। इस पूरी प्रोसेस में एक जो फिजिकल प्रोसेस जो यहाँ इस्तेमाल हो रहा होता है दैट इज़ कॉल्ड द स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस। ये स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस जो है वो एक 1916 का, आई थिंक 1617 का है, एक पेपर है आइंस्टीन का। उस पेपर में सबसे पहले आइंस्टीन ने थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट क्योंकि 1913 में बोहर का एटॉमिक मॉडल डेवलप हो चुका था, तो बोहर के उस एटॉमिक मॉडल को थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए और कुछ स्टिमुलेटेड प्रोसेस को अज्यूम करके आइंस्टीन ने ये बताया था कि अगर हम ये सब अज्यूम करें तो हम जो प्लैंक का रेडिएशन लॉ है उसको डिराइव कर सकते हैं। इस तरह की एक्टिविटी एक मानसिक उनकी एक्सरसाइज थी जिसको उन्होंने एक संभावित तरीके से बताया कि अगर हम ऐसा एक प्रोसेस स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस मान लें देन वी कुड डू दिस, ऐसा उन्होंने बताया था। हालांकि शायद कुछ सालों बाद, मतलब 10-12 साल के बाद इस चीज़ को फिजिकली देख भी लिया गया था, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर लिया गया था कि हाँ, आइंस्टीन ने जो स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस के बारे में कहा है, जस्ट ए थ्योरेटिकल फॉर्मुलेशन किया है, दैट इज़ फिजिकली पॉसिबल। लेकिन उसके बाद उस पर बहुत कुछ नहीं हुआ। फिर बहुत बाद में जा कर के इस प्रोसेस की सहायता से एक डिवाइस तैयार की गई, टॉमिन ने डिवाइस डिवाइड की थी, मेजर जिसको कहा गया, जिसमें माइक्रोवेव एम्पलीफाइड स्टिमुलेटेड एमिशन रेडिएशन होता है। तो जहाँ लाइट एम्पलीफिकेशन होता है वहाँ माइक्रोवेव एम्पलीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन रेडिएशन हो रहा था। अब यहाँ माइक्रोवेव का मतलब क्या है? माइक्रोवेव ऐसी वेव होती है जिनकी वेवलेंथ जो होती है वो लार्ज होती है। माइक्रोवेव मतलब होता है माइक्रोमीटर
किस रेंज की होती है। तो एंगस्ट्रॉम से ये काफ़ी बड़ी होती हैं। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ माइक्रोवेव, शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, रेडियो वेव, तो इस रेंज में आ जाती हैं आपकी माइक्रोवेव। हमारी आंखें जो होती हैं वो केवल वायलेट से रेड के लिए सेंसिटिव हैं, इन रेज को हम देख नहीं सकते हैं, तो ये हमारे लिए इनविजिबल होती हैं। अगर मेजर से कोई लाइट निकल रही होती है, मेजर डिवाइस से कोई लाइट निकल रही होती है, तो वो लाइट चूँकि माइक्रोवेव रीजन की होती है इसलिए वो दिखाई नहीं पड़ती है। हालांकि वो जो इफेक्ट प्रोड्यूस करती है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट विजिबल काइंड ऑफ थिंग। उसी चीज़ को, उसी मेजर के कॉन्सेप्ट को आगे जा कर के आली जावान ने, जो इसके और भी लोग रहे हैं उसके जुड़े हुए, इन सब लोगों ने इस चीज़ को एक जब लाइट की रीजन के अंदर उसको प्रोसेस किया, जब लाइट की वेवलेंथ पे इसको प्रोसेस किया, तो हमने वो जो माइक्रोवेव वर्ड था उसको हटा करके लाइट यूज कर दिया और हमने कहा इसको लाइट एम्पलीफिकेशन बाय एस्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो एम रिप्लेस हो गया एल से और ये बन गया मेज़र की बजाय लेज़र। इस तरह से हमारा लेज़र नाम हमारे सामने आता है। बहुत डिटेल में जो जैसा कि सिलेबस है आपका, उस डिटेल में कुछ हद तक डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन एक बहुत ही बेसिक किस्म का जो लेज़र का सेटअप होता है उसके बारे में बता दें। तो लेज़र में बच्चों एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है एक एक्टिव एलिमेंट, मतलब एक ऐसा मीडियम आपको लेना पड़ेगा जिसके अंदर एस्टिमुलेटेड एमिशन का प्रोसेस हो सके। ऐसे मीडियम को हम गेन मीडियम कहते हैं। इस तरह के मीडियम जिसमें कि एस्टिमुलेटेड एमिशन का प्रोसेस संभव हो सकता है उसको हम गेन मीडियम कहते हैं। ओके, उसके बाद फिर इस गेन मीडियम को हम चारों तरफ से एक तरह से एक कैविटी के अंदर रख देते हैं। एक मिरर की कैविटी होती है उसमें रख देते हैं, मतलब हमने उसको चारों तरफ सील कर दिया, दो तरफ मिरर रखे। एक ये मिरर है मान लो जिसकी रिफ्लेक्टिविटी जो है वो इनफाइनाइट है, मतलब वो पूरी तरह से 100, इनफाइनाइट मीन्स यू कैन से 100% है, परफेक्ट रिफ्लेक्टर है। दूसरा जो हमारा मिरर है इसकी रिफ्लेक्टिविटी जो है वो मान लो कुछ 80% है, मतलब 80% को ये रिफ्लेक्ट कर देता है, 20% जो लाइट होती है वो इससे बाहर चली जाती है। उसके बाद इस गेन मीडियम के अंदर हम एस्टिमुलेशन, मतलब हम एक तरह से बाहर से कुछ इसको एक तरह से कहते हैं पंप करते हैं हम इसमें जो है बाहर से लाइट एनर्जी, मतलब हमने एक बाहर से एक लाइट, एक फ्लैश लैंप इस्तेमाल किया। एक फ्लैश लैंप से हम यहाँ पर कुछ फोटोन भेजते हैं, वो फोटोन गेन मीडियम के अंदर जाते हैं और फिर उसके अंदर वो सारा प्रोसेस करते हैं, जिसकी वजह से लेज़र लाइट यहाँ से निकलती है। अब ये लेज़र लाइट जब बाहर निकलती है इस तरह से, तो इस मिरर से टकरा जाती है, जस्ट अ मिनट, इस मिरर से टकराती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ हिस्सा बाहर, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फिर वो इस तरह से इसके अंदर जाती है, फिर से करती है और फिर यहाँ टकरा जाती है और फिर से इसके अंदर घूमती रहती है। और इस तरह से देखते हैं कि इस पूरे मीडियम के अंदर हमारे पास कुछ स्टैंडिंग वेव पैटर्न्स बन जाते हैं। कुछ लेज़र के कुछ जो लेज़र लाइट है वो इस तरह से दोनों मिरर के बीच में जा रही होती है और एक इक्विलिब्रियम आने के बाद क्या होता है कि एक निश्चित मात्रा में लेज़र लाइट इस R2 मिरर से, जो R2 मिरर है इससे बाहर निकल रही होती है और साथ ही साथ काफ़ी मात्रा में लेज़र लाइट इस गेन मीडियम के अंदर रहती है। तो जो गेन मीडियम के अंदर लेज़र लाइट है वो एक तरह से ऑसिलेट कर रही है, लेफ़्ट मिरर से राइट से लेफ़्ट के बीच में वो ऑप्टिकल वेव मूव कर रही हैं। और इनका मूव करना ज़रूरी है क्योंकि उसी की वजह से जो गेन मीडियम है उस गेन मीडियम के अंदर लगातार हमारा एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन चलता रहता है। तो लेज़र लाइट अगर कंटिन्यू आपको रखनी है, अगर आप चाहते हो कि आपको ये लेज़र लाइट कंटिन्यू मिलती रहे, तो आपको ऐसा गेन मीडियम चाहिए जिसके अंदर एट ए टाइम बहुत सारे एटम एक्साइट भी हो रहे हों, डी एक्साइट हो रहे हों, फिर से एक्साइट हो रहे हों और ये सारा प्रोसेस ऑटोमेटिकली इंटरनली चलता रहे। ऐसा चीज़ हम लोगों ने आगे अचीव किया था इन द हीलियम नियॉन लेज़र, जो गैस लेज़र पहला बनाया गया था हीलियम नियॉन लेज़र, उसमें हमने ऐसा ही किया था। तो उसमें हमें कॉन्टीन्यूअस वेव, CW मतलब होता है कॉन्टीन्यूअस वेव मिली थी। लेकिन वैज्ञानिकों ने जो सबसे पहला लेज़र बनाया था उसमें जो गेन मीडियम था वो सॉलिड था, गैस नहीं था। और सॉलिड भी कौन सा था, उसमें रूबी क्रिस्टल को इस्तेमाल किया गया था। रूबी क्रिस्टल को हिंदी में माणिक कहते हैं, जो लोग अंगूठी में पहनते हैं, नेकलेस पहनते हैं। पुराने ज़माने में राजा महाराजा लोग अपने मुकुट में, अपने सिंहासन में, तलवार की बट पर मतलब उसको यूज करते थे तमाम तरह से कपड़ों वगैरह में। इट इज़ अ वेरी प्रीसियस स्टोन।
तो रूबी क्रिस्टल का इस्तेमाल होता है। तो उस तरह के लेज़र को हम सॉलिड लेज़र कहते हैं। और सॉलिड लेज़र के अंदर ये प्रोसेस नहीं था कि वो कंटिन्यूसली मीडियम के अंदर लाइट मूव करती रहे और उसको एक्साइट करती रहे। तो वहाँ क्या होता था, हमें एक फ्लैश लैंप का इस्तेमाल करना पड़ता था। जैसे ही फ्लैश लैंप जलता तो लाइट जो एनर्जी थी वो कहाँ एंटर करती, इस सॉलिड मीडियम रूबी क्रिस्टल के अंदर जाती और फिर रूबी क्रिस्टल के अंदर एक्साइटेशन करती। उसके बाद एक समय सिचुएशन आती और हमारे पास एक पल्स जो है लेज़र की बाहर निकलती। उसके बाद वो प्रोसेस उसी के अंदर डिम हो जाता, एब्जॉर्ब हो जाता और फिर वो पल्स बाहर निकल करके चली जाती। फिर अगली बार फिर फ्लैश लैंप जनता, फिर एक पल्स निकलती। तो जो सॉलिड लेज़र था अपनी लिमिटेशंस की वजह से वो कैसा था, जो पहला लेज़र था वो कैसा था, पल्स लेज़र। पल्स फॉर्म बहुत सारी एनर्जी लेज़र के हीट लेज़र निकलती और फिर वो शांत हो जाता। तो इस तरह से शुरुआती दिनों में जिस समय ये सारा प्रोसेस डेवलप हो रहा था, सब कुछ लेज़र के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने पल्स्ड लेज़र, एक डिसकंटिन्यूअस लेज़र को डेवलप किया था। लेकिन आगे आगे आते आते समय के साथ साथ डेवलपमेंट होते गए, हमने तमाम तरह के लेज़र बना लिए हैं। आज की डेट में हम एक्सरे लेज़र की बात कर रहे हैं। मतलब हम चाह रहे हैं कि लेजिंग एक्शन भी हो और जो लाइट निकले उसकी वेवलेंथ एक्सरे के बराबर हो। एक्सरे आपको मालूम होगा कि उसकी रेंज जो होती है 1 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 10 एंगस्ट्रॉम तक होती है। इतना कम एंगस्ट्रॉम, और आपको फॉर्मूला मालूम है कि E बराबर होता है hc/λ। तो अगर आपके पास एक्सरे है जिसका वेवलेंथ बहुत कम है तो उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। तो एक्सरे फोटोन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। लेज़र में क्या होते हैं, वो सब एक साथ चलते हैं, कोहेरेंट होते हैं, डायरेक्शनलिटी होती है, इस वजह से इनकी और स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। आप खुद ही सोच सकते हैं, अगर हम एक ऐसी इन दोनों टेक्नोलॉजी को मिला करके हम एक एक्सरे लेज़र की बात करें तो ये एक तरह से कहा जाता है ये एक एक्सट्रीम लाइट सोर्स होगा। अभी तो नहीं बन पाया है, लेकिन जब भी बनेगा, पीपल आर वर्किंग इन दिस फील्ड टू डेवलप एक्सरे लेजर, प्रैक्टिकल एक्सरे लेजर, तो वो जब भी बनेगा तो वो एक एक्सट्रीम लाइट सोर्स होगा, क्योंकि उसके अंदर लेज़र के कोहेरेंस, डायरेक्शनलिटी, इन सब की प्रॉपर्टी भी होगी और एक्सरे की तरह से शॉर्टर वेवलेंथ होने की वजह से उसके फोटोन बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस साइंस, दिस फिजिक्स। उसके बाद फिर एक और सवाल आता है कि लेज़र तो ठीक है, लेज़र तो एक लेज़र भी तो एक लाइट एनर्जी सोर्स है। आपके पास जो लेज़र है वो क्या है, एक एनर्जी सोर्स ही तो है। और आपके पास जो लाइट बल्ब होता है, हम जो घरों में इस्तेमाल करते हैं, CFL इस्तेमाल करते हैं, जो लाइट बल्ब इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक लाइट सोर्स है। तो लेज़र भी एक लाइट सोर्स है, लाइट बल्ब भी लाइट सोर्स है। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस, इसमें डिफरेंस की बात क्या होती है। तो अब हम ये कह देंगे कि यहाँ इनके डिफरेंस को समझाने के लिए हमें एक कोहेरेंसी की, कोहेरेंस होने की कंडीशन को समझना पड़ेगा। कोहेरेंस कंडीशन भी दो तरह की होती हैं। एक तरह से आप कह सकते हो स्पेशियल कोहेरेंस और एक होता है टेम्पोरल कोहेरेंस। तो हम इन जनरल दोनों में से दोनों कोहेरेंसी की बात करें तो कोहेरेंसी में हम दोनों को एक तरह से सोच लो कवर कर रहे हैं। तो लेज़र के साथ क्या होता है कि लेज़र से निकलने वाली लाइट जो होती है वो कोहेरेंट होती है, क्योंकि ये पूरी की पूरी लेज़र की प्रोसेस स्टिमुलेटेड एमिशन की प्रोसेस है, जो कि एक तरह से कोहेरेंट प्रोसेस को बिलोंग करता है। लाइट बल्ब के अंदर क्या होता है, एक्साइटेशन होता है एटम का और फिर एटम डी एक्साइट हो जाते हैं और इस दौरान क्या निकलता है बाहर, फोटोन। और ये जो फोटोन होता है ये रैंडम होता है, ये कोहेरेंट नहीं होता। कोहेरेंट मतलब होता है जैसे फौज के जवान आप देखते हो 26 जनवरी की परेड में सब एक साथ चल रहे हैं, उनके कदम एक साथ उठते बैठ गिरते हैं, दैट इज़ द कोहेरेंसी। बट यहाँ पर लाइट बल्ब में क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोसेस चल रहा होता है दैट इज़ कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, या आप कह लो इंस्टेंट प्रोसेस, दैट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, जिसके अंदर कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता। स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है रैंडमनेस होती है, द मोमेंट हुआ वो कर गया, यू कांट प्रिडिक्ट एनीथिंग। तो उसकी उस रैंडमनेस की वजह से जो लाइट बल्ब होता है उसमें डायरेक्शनलिटी नहीं होती। तो अगर आपके पास ये लाइट बल्ब है तो इससे लाइट एनर्जी जो है वो सभी दिशाओं में इस तरह से स्कैटर्ड, मतलब रैंडम डायरेक्शन में फैल रही है। लेकिन अगर लेज़र होता तो लेज़र से लाइट जो बाहर निकलती वो हाईली डायरेक्शनल होती और एक तरह से काफ़ी हद तक मोनोक्रोमेटिक होती, कोहेरेंट होती, और इन सारी गुणों की वजह से
लेज़र लाइट की जो पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस करने की क्षमता है वो ज़्यादा होती है, उसकी एनर्जी डिलीवर करने की जो क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है। ये सारे प्रॉपर्टी ज़्यादा होने की वजह से लेज़र्स जो होते हैं दे आर गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। Okay, now let us move to the theoretical part, and theoretical part is the आपका जो सिलेबस है उसमें लिखा है आइंस्टीन्स ए एंड बी कोफिशिएंट। लेट मी जस्ट चेक वन मोर टाइम। लेजर थ्योरी, लाइट एम्प्लीफिकेशन एंड थ्रेशहोल्ड कंडीशन, ये शुरू के आपके दो टॉपिक हैं, लेजर की थ्योरी, लाइट एम्प्लीफिकेशन, थ्रेशहोल्ड कंडीशन। तो एक्चुअल में जब हम लेज़र की थ्योरी की बात करते हैं, जब आप कहोगे लेज़र की थ्योरी की बात करेंगे तो हमारी थ्योरी से कहने का मतलब है कि हम आपसे कहना चाहते हैं कि कैसे आइंस्टीन्स जो कोफिशिएंट हैं वो हम डिराइव कर सकते हैं, बिकॉज उस कोफिशिएंट को डिराइव करने के दौरान हमने ऐसे कई सारे स्टेप डेवलप कर लेने हैं जो कि आने वाले समय में जो और पैरामीटर पूछे जा रहे हैं उनमें हमारी डेरिवेशन में सहायता करेंगे। एक बहुत ही, अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में पीछे जाएं, क्योंकि कई सारे सवाल जब हम डेरिवेशन करते हैं हमारे मन में उठते हैं कि आइंस्टीन ने कैसे एक ऐसी चीज़ की कल्पना कर ली जो कि उस समय कहीं किसी एक्सपेरिमेंट का नतीजा भी नहीं था। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1900 से पहले एक प्रॉब्लम थी ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम का जो बिहेवियर था वो कैसा होता है, उसको कैसे मैथमेटिकली समझाया जाए, ये हमारे सामने प्रॉब्लम थी। लॉर्ड रेले, वीन, ये बहुत सारे लोग थे जिन्होंने समझाने की कोशिश की थी, बट वो पूरी तरह से नहीं समझा पाए। फिर क्या हुआ, 1900 में मैक्स प्लांक ने एक कॉन्सेप्ट को डेवलप किया, डिस्क्रीट नेचर ऑफ द एनर्जी। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी फ्रिक्वेंसी न्यू है, तो हम ये मान सकते हैं कि वो जब किसी ब्लैक बॉडी ऑसिलेटर, क्वांटम ऑसिलेटर पे टकराता है तो उसकी एनर्जी E=h फॉर्म में एक तरह से कह लो एब्जॉर्ब होती है और एमिट होती है। दिस वॉज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, आप जिसको कह सकते हो, जिसको कहते हैं एनर्जी क्वांटाइजेशन, एनर्जी का क्वांटम होना, एनर्जी का पैकेटों के रूप में बन जाना, ये एक आइडिया होता है एनर्जी क्वांटाइजेशन का। अब जिस समय प्लांक ने डेवलप किया था ये आइडिया, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, ये सिर्फ एक दिमाग की उपज थी उस वैज्ञानिक के। लेकिन जैसे ये कॉन्सेप्ट माना जाता है तो प्लांक ने एक एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला निकाल दिया, और उस एनर्जी डेंसिटी के फार्मूले में 8πhc³ ऐसे करके 1/e⁻ इस तरह का एक फार्मूला डिराइव किया। और ये जो फार्मूला था ये बहुत ही परफेक्ट तरीके से ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम के कर्व को समझा पा रहा था। मतलब एक लंबे समय से चली आ रही मिस्ट्री प्लांक के इस डेरिवेशन के साथ, इस अजम्पशन के साथ एकदम से सॉल्व हो जाती है। और ये बहुत बड़ी खोज थी, एक बहुत बड़ा क्रांति थी 1900 का समय। और हम ये कह सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स जो एक बहुत बड़ी ब्रांच है फिजिक्स की, वो इसी से डेवलप होना शुरू होती है, इसी के बाद वो ग्रो करती जाती है। तो ये जो रिजल्ट था ये बहुत ही सिग्निफिकेंट रिजल्ट था, और इस बहुत ही सिग्निफिकेंट रिजल्ट को समझाने के लिए आपके जो प्लांक थे उन्होंने इस तरह के कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज़ किया था। तो दैट वाज द स्टोरी ऑफ प्लांक। फिर बाद में आइंस्टीन आते हैं और वो फिर थ्योरी ऑफ वो ब्लैक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो सब एक्सप्लेन करते हैं। इस तरह धीरे धीरे कई सारे अच्छे कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं, वेव पार्टिकल डुअलिटी कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, और फिर हाइजन, मतलब ये सब डेवलप हो रहे होते हैं। 1930 में एक और चीज़ होती है, पहली बार बोहर जो है एक स्टेबल एटम का मॉडल देते हैं। तो बोहर्स का जो मॉडल है वो एक एटम की स्टेबिलिटी को समझाता है। इस मॉडल के दौरान बोहर कुछ अजम्पशन करते हैं। एक अजम्पशन होता है कि कैसे न्यूक्लियस जो होता है वो एक पॉजिटिव सेंटर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का केंद्र है। फिर दिखाते हैं कि उसके चारों तरफ स्टेशनरी ऑर्बिट्स होती हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ स्टेशनरी ऑर्बिट होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। फिर देखा था कैसे जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी स्टेट से किसी लोअर एनर्जी स्टेट तक आता है तो वो एक फोटोन एमिट करता है। ये सारे बोहर के अजम्पशंस थे। अब आइंस्टीन क्या थे, आइंस्टीन प्लांक के काम को भी समझते थे, बोहर के काम को भी समझ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि क्या हम बोहर के मॉडल की बातों को ले करके इस प्लांक के रिलेशन को नहीं डेवलप कर सकते। दैट वाज द आइडिया। मतलब सोचो 19 साल पुराना जो डेरिवेशन था, 16-17 साल पुराना डेरिवेशन था प्लांक का,
उस डेरिवेशन का रिजल्ट जो कि ऑलरेडी वेल नोन था, उसको आइंस्टीन डिराइव करना चाहते थे विद द हेल्प ऑफ न्यूली डेवलप्ड बोहर्स मॉडल। ये उनका एक मेंटल टेसल था। किसकी क्या ज़रूरत थी, दैट इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन, बट ये एक आइंस्टीन का टेसल था। तो आइंस्टीन ने देखा कि बोहर के मॉडल में एक प्रोसेस ये होता है जो कहता है कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर किसी एनर्जी स्टेट E1 में है और वो एनर्जी स्टेट E2 में जाना चाहता है तो उसको इस गैप के बराबर एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी स्टेट E2 में है, जब एनर्जी स्टेट E1 में आएगा तो उसने जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की थी E1 से E2 तक जाने में, वो एनर्जी वो बाहर एमिट करेगा। तो इस तरह का प्रोसेस था। तो ये प्रोसेस एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस था, ये एमिशन का प्रोसेस था। ये बोहर ने बताया था अपने मॉडल में, और यहीं पर उन्होंने फार्मूला दिया था कि E2 माइनस E1 जो होगा वो एक फोटोन के फॉर्म में बाहर निकलेगा। आइंस्टीन इसी मॉडल के अंदर वो सोचते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी स्टेट E2 में जाता है तो उसकी वहाँ रहने की अपनी एक लाइफ टाइम होती है, और वो लाइफ टाइम हम आगे जा कर के बोहर के हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से काफ़ी एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। पर इतना तो था कि वो वहाँ पर स्टेबल नहीं रहते, वहाँ पर उनकी लाइफ टाइम होती है, और उस लाइफ टाइम के बाद इलेक्ट्रॉन वापस से अपने ग्राउंड स्टेट पे आ जाता है और एक्स्ट्रा एनर्जी को फोटोन के फॉर्म में बाहर फेंकता है। तो ये एब्जॉर्प्शन प्रोसेस और ये एमिशन प्रोसेस के अलावा आइंस्टीन ने एक तीसरे तरह के प्रोसेस को भी सोचा। उन्होंने कहा क्या होगा कि अगर हमारा एनर्जी स्टेट E2 जो है वो इमीडिएटली तुरंत ही एटम को नीचे ना फेंके, बल्कि एटमों को वहाँ रोक ले, और मान लो लगातार यहाँ ऊपर आ रहे हैं और ये एटम यहाँ आके रुक जा रहे हैं एक साथ, मतलब रुक जा रहे हैं क्योंकि यहाँ लाइफ टाइम ऑफ इस एनर्जी स्टेट की कुछ ज़्यादा है, मान लो ज़्यादा है, लेकिन ये जो रुके हुए हैं ये सब एक साथ नीचे जंप करते हैं। मतलब ऐसे था कि पहले आओ जाओ फिर नीचे आओ, फिर गए ऊपर गए फिर नीचे आए, दिस इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लेकिन अगर हम सोचें कि ये सब इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ पर और फिर सबके सब एक साथ नीचे जंप कराए जा रहे हैं, तो ये एक इन्फ्लुएंस प्रोसेस है, और इस तरह के इन्फ्लुएंस प्रोसेस को उन्होंने नाम दिया स्टिमुलेटेड प्रोसेस। अब अगेन देखो 1916 में सिर्फ अभी बोहर के मॉडल की ही चर्चा चल रही थी, एटम मॉडल सही है गलत है, उसमें ये कमी वो कमी। आइंस्टीन उस मॉडल को सही मान करके उससे एक नए तरह के प्रोसेस का अजम्पशन कर ले जाते हैं। तो ये आइंस्टीन की दिमाग की उपज थी। क्यों, इसकी क्या ज़रूरत थी? कुछ ज़रूरत नहीं थी उस समय के लिए, बस आइंस्टीन को इस एक प्रूफ करना था कि क्या हम बोहर के मॉडल से प्लैंक रिलेशन की एनर्जी डेंसिटी को प्रूव कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा इस प्रोसेस को मानो, और फिर उन्होंने पूरी मैथमेटिक्स दिखाई जो कि हम लोग अभी करेंगे आइंस्टीन डेरिवेशन के अंदर, वो पूरी मैथमेटिक्स करेंगे। और फिर उन्होंने प्रूफ भी कर दिया कि हाँ इस तरह का एक रिलेशन प्रूफ कर दिया, और उस रिलेशन को प्रूफ करने में आइंस्टीन ने दो तरह के कांस्टेंट इस्तेमाल किए, ए और बी कांस्टेंट, जिनको हम आइंस्टीन ए बी कांस्टेंट कहते हैं। और इस कांस्टेंट से उन्होंने बताया कि हम प्लैंक के रिलेशन को फिर से रिकवर कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ को भी कैलकुलेट करने वाले कुछ कांस्टेंट भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एक तरह से आइंस्टीन ने एक नए तरह के प्रोसेस को अज्यूम करके बोहर के मॉडल के जो एनर्जी डेंसिटी थी वैसा एक्सप्रेशन ले आए। अब ये हुआ कि इस तरह का प्रोसेस क्या सच में देखा जा सकता है, क्या सच में कुछ ऐसी एनर्जी स्टेट होती हैं जिनकी लाइफ टाइम का ये इशू होता है। आखिर मेरे ख्याल से 1926 में जाकर के एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने सच में इस चीज़ को ऑब्जर्व किया, उन्होंने इस तरह के प्रोसेस को ऑब्जर्व किया, और फिर स्टिमुलेटेड प्रोसेस आइंस्टीन के दिमाग की बात ना होकर के एक रियलिटी वाला प्रोसेस बन गया। फिर उसके ऊपर जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलप होते गए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगा सब खत्म हुआ, उसके बाद जब और डेवलपमेंट हुआ तो ऐसे प्रोसेस को डेवलप किया गया जिससे माइक्रोवेव वाली वेवलेंथ निकलती है जो कि एक हायर वेवलेंथ की होती है, लोअर एनर्जी की होती है, और फिर एक प्रॉपर गेन मीडियम ढूंढ करके उसका एक प्रॉपर मेमन करके जो एक फिजिसिस्ट थे, उन्होंने इंजीनियर थे बेल लैब के, तो मेमन ने उसको एक रूबी क्रिस्टल को देखा, उसकी स्टडी की, और उसकी प्रॉपर्टी जो गेन वाली प्रॉपर्टी थी उसका इस्तेमाल करके उन्होंने पहला लेज़र डेवलप किया। So this is the introductory part of the laser, and in the next class we will start to discuss the Einstein coefficient and lifetime और जो सारी बातें होती हैं उसके साथ जुड़ी हुई उनको भी हम आगे वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ओके, till then have a nice day, take care.